नमस्कार। आज हम 1999 के कारगिल युद्ध की उन कहानियों पर एक गहरी नजर डालेंगे जो अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे छिप जाती हैं। हम बात करेंगे उन गुमनाम चोटियों की, उन ठंडे रेगिस्तानों की जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ गोलियों से नहीं हो रहा था, बल्कि अकल्पनीय साहस और दृढ़ संकल्प से। हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो ऑपरेशंस एंड लेसन्स फ्रॉम द कारगिल हाई ग्राउंड नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर आधारित है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ तोलोलिंग या टाइगर हिल की लड़ाइयों को दोहराना नहीं है। हम सब सेक्टर हनीफ और काक्सर जैसे इलाकों को समझना चाहते हैं। वहां भारतीय सेना के सामने क्या असाधारण चुनौतियां थीं, कैसे व्यक्तिगत वीरता की कहानियों ने युद्ध का रुख बदला, और इन अभियानों से भविष्य के लिए क्या सामरिक सबक सीखे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब सेक्टर हनीफ की। ये एक बहुत ही दुर्गम इलाका था, दक्षिणी ग्लेशियर और तुर्तिक सेक्टर के पास। और यहाँ सैनिकों की तैनाती में बहुत बड़े-बड़े फासले थे, जिसका दुश्मन ने जाहिर है फायदा उठाने की कोशिश की। मई 1999 में जब गश्ती दलों के बीच झड़पें शुरू हुईं, तो पता चला कि दुश्मन ने करीब 200 से 500 मीटर तक घुसपैठ कर ली है। अब यहाँ पर ब्रिगेडियर पीसी कटोच ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने सिर्फ घुसपैठियों को पीछे धकेलने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि चोरबतला तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर आगे बढ़कर कब्जा करने का आदेश दे दिया। और ये एक मामूली फैसला नहीं था। ये ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई का, आप कह सकती हैं, पहला और सबसे जरूरी नियम है। सिर्फ अपनी जमीन वापस मत लो, दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत ही खत्म कर दो। मतलब एक रक्षात्मक सोच को आक्रामक कार्रवाई में बदल दिया। बिल्कुल। आमतौर पर सेना पहले अपनी पोजीशन को मजबूत करती है ना, लेकिन ब्रिगेडियर कटोच ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक तरह से शतरंज के बिसात पर खुद पहला दांव चल दिया, और इसी एक फैसले ने पूरे सब सेक्टर का भविष्य तय कर दिया। और इसी आक्रामक रणनीति के बीच हमें वीरता की एक ऐसी कहानी मिलती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कैप्टन हनीफुद्दीन की। दिलचस्प बात यह है कि वो आर्मी सर्विस कोर के अधिकारी थे, जो 11 राजपूताना राइफल्स के साथ तैनात थे। मतलब उनकी मुख्य ट्रेनिंग तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई की थी। हाँ, लेकिन वो मोर्चे पर एक इन्फेंट्री सैनिक की तरह लड़ रहे थे। 6-7 जून की रात को उनकी टीम को 18,500 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 5590 पर कब्जा करने का मिशन मिला। और जैसे ही वो दुश्मन के करीब पहुंचे, उन पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। कैप्टन हनीफ उद्दीन कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो असाधारण था। वो घायल थे, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। वो दुश्मन पर लगातार फायरिंग करते रहे, ताकि उनकी टीम को कवर मिल सके। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी टीम के बाकी जवानों को एक सुरक्षित पोजीशन मिल जाए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी टीम को बचाया, और इसी कोशिश में वो शहीद हो गए। और उनकी इसी बहादुरी के सम्मान में उस पूरे नए सेक्टर का नाम सब सेक्टर हनीफ रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब एक पूरे सेक्टर का नाम एक शहीद के नाम पर रखा जाता है, तो ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं होती, ये उस सेक्टर में तैनात हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। ये उन्हें याद दिलाता है कि उनका हर बलिदान देखा जा रहा है, उसे याद रखा जाएगा। इसने एक तरह से उस इलाके की पहचान को हमेशा के लिए एक युवा अधिकारी की हिम्मत से जोड़ दिया। कैप्टन हनीफ का ये बलिदान दिखाता है कि एक इंच जमीन के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। और इसी सेक्टर में एक और ऐसा मिशन हुआ जो दुस्साहस की सारी हदें पार कर गया। पॉइंट 5770 पर कब्जे की कहानी जी। ये चोटी साल्टोरो रेंज पर थी और सामरिक रूप से बेहद अहम थी। इसके एक हिस्से पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था, जहां से वो हमारे गुलाब कॉम्प्लेक्स और चुलुंगला पर सीधा खतरा बन सकते थे। और ये कोई आसान लक्ष्य नहीं था, है ना। स्रोत बताते हैं कि 1998 में भी इससे हासिल करने की कोशिशें हुई थीं। अच्छा। लेकिन वो नाकाम रहीं। वजह थी खड़ी चट्टानें, स्थायी बर्फ और लगातार गिरने वाले हिमखंड। मतलब सेना को पहले से पता था कि वो किस नामुमकिन से दिखने वाले काम को करने जा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए जून 1999 में एक बहुत ही साहसी और लीक से हटकर योजना बनाई गई। फैसला हुआ कि इस पर पूर्व की दिशा से सीधा हमला किया जाएगा, जिसमें 1 किलोमीटर की लगभग सीधी खड़ी चढ़ाई थी। 1 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई? हाँ। इसके लिए मेजर नवदीप सिंह चीमा के नेतृत्व में सिर्फ 6 सदस्यों की एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई।
इसमें 27 राजपूत, लद्दाख स्काउट्स और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हैज से 2-2 जवान शामिल थे। इस टास्क फोर्स में हैज के जवान भी शामिल थे। ये कौन होते हैं और इनकी क्या खासियत है? हैज यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। ये सेना का एलीट संस्थान है जहां सैनिकों को ग्लेशियर और 15,000 फीट से ऊपर लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये वो माहिर पर्वतारोही हैं जो लगभग सीधी चट्टानों पर भी चढ़ सकते हैं, जहां एक आम सैनिक का पहुंचना नामुमकिन होता है। अच्छा। 0.5770 जैसे मिशन के लिए तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता था। ये इस ऑपरेशन के सबसे अहम हिस्से थे। और योजना का सबसे जोखिमदा हिस्सा ये था कि मिशन में आश्चर्य का तत्व बनाए रखने के लिए तोपखाने का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया। मतलब ये 6 लोग पूरी तरह से अकेले थे। 27 जून को सुबह 7 बजे इस टीम ने चढ़ाई शुरू की। 7 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद जब वो चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां पहले से ही 11 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। 11 और वो भारतीय टीम के आने से पूरी तरह अनजान थे। कुछ सैनिक पत्थरों का बंकर बना रहे थे, 2 सैनिक चिट्ठियां लिख रहे थे और बाकी पास के एक हट में आराम कर रहे थे। और यहीं पे रुकना जरूरी है। ये कोई आम फैसला लेने का पल नहीं था। वो सिर्फ 6 लोग थे और सामने 11 दुश्मन। सैन्य ट्रेनिंग कहती है कि पीछे हटकर मदद का इंतजार करो। ये तो आत्मघाती हमला हो सकता था, लेकिन मेजर चीमा ने नियम तोड़ दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो आश्चर्य का वो तत्व जो उनकी एकमात्र ताकत थी वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वही उनका एकमात्र हथियार था। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत हमले का आदेश दिया। उस औचक हमले में भारतीय टीम ने सभी 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और उनके 8 हथियार भी कब्जे में ले लिए। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी तुलना 1987 में सियाचिन में बाना टॉप पर हुए कब्जे से की जाती है। अच्छा। जो भारतीय सेना के सबसे महान ऑपरेशनों में से एक है। ये दिखाता है कि ऊंचाई पर युद्ध में संख्या बल से ज्यादा रणनीति, साहस और आश्चर्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस लड़ाई के बाद एक बहुत ही मानवीय पहलू भी सामने आया। लंदन में भारतीय रक्षा अताशे के जरिए एक पाकिस्तानी अधिकारी कैप्टन तैमूर मलिक के दादा ने उनके पोते का शव वापस करने का अनुरोध किया। भारतीय सेना ने न केवल कैप्टन तैमूर बल्कि बाकी पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सेना को लौटाया। तो एक तरफ ये सम्मान था और दूसरी तरफ थी काकसर सेक्टर की क्रूरता, जहां चुनौती एक अलग ही स्तर की थी। ये 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला एक बर्फीला रेगिस्तान था जहां चलना फिरना भी एक जंग लड़ने जैसा था। यहीं पर 14 मई 1999 को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी 5 सदस्य गश्ती टीम लापता हो गई थी। लगभग 1 महीने बाद 8 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके शत-विक्षत शव लौटाए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हिलाकर रख दिया था शायद बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। इस एक घटना ने युद्ध के प्रति पूरे देश के नजरिए को बदल दिया था। ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह का बयान इसकी गंभीरता को बताता है। उन्होंने कहा था, ये केवल स्थापित मानदंडों का उल्लंघन नहीं है, ये पूरी मानवता के खिलाफ एक सभ्यतागत अपराध है। ये बर्बर मध्ययुगीनता की ओर वापसी है। मतलब सेना पर दबाव बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। सिर्फ जमीन वापस लेने का नहीं बल्कि देश के सम्मान की रक्षा का दबाव। और कारगिल में आगे बढ़ना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। लेफ्टिनेंट कालिया की टीम के बाद लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज के नेतृत्व में एक और गश्ती दल पर हमला हुआ और वे भी लापता हो गए। ऑपरेशनों में लगातार हो रही देरी के कारण वहां के ब्रिगेड कमांडर को भी बदलना पड़ा। और लॉजिस्टिक्स की समस्या तो कल्पना से भी परे थी। 17,500 फीट की ऊंचाई पर नुकीली चोटियों तक गोला बारूद पहुंचाने के लिए लड़ाकू पोटरों की एक बड़ी फौज की जरूरत पड़ी। और ये पोटर कोई और नहीं बल्कि आसपास के गांवों के आम नागरिक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी जान जोखिम में डाली। ये दिखाता है कि कागसर में लड़ाई सिर्फ सेना नहीं लड़ रही थी। सही बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो काकसर सेक्टर ये साबित करता है कि कारगिल में हर मोर्चे की अपनी एक अलग कहानी और अलग चुनौती थी। यहाँ दुश्मन की मजबूत पोजीशन से बड़ी बाधा वहाँ का जानलेवा मौसम था, दुर्गम इलाका और लॉजिस्टिक्स की कमी। और आखिरकार जब युद्ध विराम हुआ तो काकसर ही पहला सेक्टर था जिसे पाकिस्तानी सेना ने 9 से 11 जुलाई के बीच खाली किया। यहाँ एक और मानवीय पहलू का जिक्र करना जरूरी है।
युद्ध के बाद इन्फोसिस फाउंडेशन की सुधा नारायण मूर्ति ने व्यक्तिगत रूप से इन शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। ये दिखाता है कि युद्ध का असर सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। 26 जुलाई 1999 को सैन्य अभियान समाप्त हुए। भारतीय सेना ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए, जिनमें 40 मशीन गन, 80 से ज्यादा राइफल और यहां तक कि 2 स्टिंगर मिसाइलें भी शामिल थीं। तो इन सब भयानक अनुभवों से, इन जीतों और त्रासदियों से सेना ने जो सबक सीखे, उनमें से सबसे चौंकाने वाला या सबसे जरूरी सबक क्या था? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबक था संख्या बल के अनुपात का। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमला करने के लिए हमलावर और रक्षक के बीच 3:1 का अनुपात काफी होता है ना? हाँ, ये तो क्लासिक मिलिट्री थ्योरी है। लेकिन कारगिल ने ये समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। ये पता चला कि 15,000 फीट से ऊपर जब दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठा हो तो 8:1 का अनुपात भी कम पड़ सकता है। 8 गुना? हाँ, और कई मामलों में तो जीत के लिए 9 गुना ज्यादा सैनिक लगाने पड़े। ये एक जबरदस्त एहसास था जिसने भविष्य की सैन्य योजनाओं को पूरी तरह बदल दिया। और जवानों के स्तर पर क्या सीखा? मतलब शारीरिक तौर पर ये कितना मुश्किल था? यहाँ सबक 5 और 6 बहुत अहम है। उन्होंने साफ किया कि 14,000 फीट से ऊपर की चढ़ाई के बाद हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए असाधारण शारीरिक फिटनेस की जरूरत होती है। ये युद्ध असल में युवा अधिकारियों और जवानों का था। उनकी शारीरिक क्षमता और हिम्मत ही निर्णायक साबित हुई। ये कोई अनुभवी सैनिकों का खेल नहीं था, ये युवाओं के जज्बे की परीक्षा थी। और साजो सामान का क्या हथियार भी इतनी ऊंचाई पर धोखा दे रहे थे? बिल्कुल। सबक 8 इसी पर जोर देता है। अत्यधिक ठंड का हथियारों, गोला बारूद और दूसरे उपकरणों पर क्या असर पड़ता है, इसकी लगातार निगरानी की जरूरत महसूस की गई। जैसे बंदूकें जाम हो जाना? हाँ, बंदूकें जाम हो जाती थीं, बैटरियां काम करना बंद कर देती थीं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक था लॉजिस्टिक्स और घायलों को निकालने को लेकर। सबक 9 कहता है कि लॉजिस्टिक बेस को जितना संभव हो सके लड़ाई के मैदान के पास होना चाहिए और सेना को घायलों को तेजी से निकालने के लिए अपने खुद के हल्के और मध्यम हेलीकॉप्टरों की सख्त जरूरत है ताकि बेशकीमती जानें बचाई जा सकें। ये सबक सिर्फ कागजों पर नहीं लिखे गए। नहीं, ये खून से सीखे गए थे। तो आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सब सेक्टर हनीफ में कैप्टन हनीफुद्दीन जैसे अधिकारियों के बलिदान ने एक पूरे सेक्टर को नाम और पहचान दी। कैसे .5770 पर मेजर चीमा की छोटी सी टीम ने दुस्साहस की परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल। और कैसे काक्सर सेक्टर ने हमें क्रूरता और प्रकृति की चरम चुनौतियों का सामना करना सिखाया। इन कहानियों और सबकों से यह साफ है कि कारगिल युद्ध सिर्फ कुछ प्रसिद्ध चोटियों की लड़ाई नहीं था। ये हर कदम पर, हर मोर्चे पर दृढ़ संकल्प और असाधारण वीरता की एक अंतिम श्रृंखला थी, जिसकी कई कहानियां आज भी कही जानी बाकी हैं। और अंत में एक विचार, ये सारे सबक 1999 में 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर सीखे गए थे, जहां इंसान की शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति उसका सबसे बड़ा हथियार थी। लेकिन आज के तकनीकी युग में ये सवाल उठता है, जब ड्रोन, सैटेलाइट से निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस चरम वातावरण में शामिल किया जाता है, तो ऊंचाई पर युद्ध की प्रकृति कैसे बदलती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। मानवीय सहन शक्ति, हिम्मत और सामरिक आश्चर्य के मौलिक सबक जो कारगिल में सीखे गए, वो आधुनिक तकनीक के सामने कितने प्रासंगिक रहते हैं? क्या एक ड्रोन वो कर सकता है जो मेजर चीमा की टीम ने किया? ये सवाल आज की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।